पद की चिंता की और ना ही पदवी की। चिंता थी तो बस हिंदुस्तान और उसकी सरहदों की। ये कहानी भारत माँ के सपूत की, इसके सीने से निकली हर सांस जय हिंद का सुर लगाती थी। तो चलिए आज हम आपको सैम बहादुर के नाम से मशहूर इस लेजेंडरी और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंसीडर किए जाने वाले मिलिट्री कमांडर्स की दास्तान सुनाते हैं। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस4 के एथिक्स सेक्शन के लिहाज से भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों अगर हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ स्टोरी पर गौर करें तो हम पाएंगे कि शायद उनका और भारत का कोई अटूट रिश्ता ही था, जिसकी वजह से बहुत सारे उठापटक के बाद भी वो भारत से और भारत उनसे अलग नहीं हो पाया। एक परंपरागत पारसी फैमिली से आने वाले सैम मानेकशॉ के पिता हरमुजी मानेकशॉ पेशे से डॉक्टर थे, जो आज के कोस्टल गुजरात रीजन के वलसाड़ में अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। क्योंकि लाहौर में हरमुजी के काफी दोस्त थे, इसलिए वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस वहीं जाकर एस्टैब्लिश करना चाहते थे। यही कारण है कि 1903 में वो अपनी पत्नी हिला मेहता के साथ वलसाड़ छोड़कर लाहौर के लिए निकले। लेकिन मैटर ऑफ चांस देखिए कि जैसे ही मानेकशॉ की ट्रेन अमृतसर पहुंची, हरमुजी की पत्नी को लेबर पेन शुरू हो गया। इसके चलते उन्हें अमृतसर में ही रुकना पड़ा और यहीं पर स्टेशन मास्टर और कुछ अन्य लोगों की मदद से हिला ने सैम के बड़े भाई को जन्म दिया। अब चूंकि ऐसी हालत में हरमुजी की फैमिली लाहौर नहीं जा सकती थी, इसीलिए उन्होंने कुछ हफ्ते अमृतसर में ही रुकने का फैसला किया। लेकिन यही हफ्ते महीनों में बदले और महीने सालों में। हरमुजी और उनके परिवार को अमृतसर भाग गया और वो वहीं बस गए। हरमुजी की मेडिकल प्रैक्टिस भी अमृतसर में अच्छी चल रही थी और यहीं पर 3 अप्रैल 1914 को मानेकशॉ फैमिली के 5th चाइल्ड के रूप में जन्म हुआ सैम मानेकशॉ का। यही वो साल था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया, जिस दौरान सैम मानेकशॉ के फादर हरमुजी ने भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के इंडियन मेडिकल सर्विस में एज अ कैप्टन सर्व किया। ऐसे में अपने पिताजी को देखते हुए सैम का भी बचपन से यही मानना था कि वो भी अपने पिताजी की ही तरह डॉक्टर ही बने। यही कारण है कि जब 15-16 साल के सैम ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने अपने फादर से लंदन जाकर मेडिसिन की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। मगर हरमुजी ने सैम की इस बात को सिरे से नकार दिया। उनका कहना था कि उस समय लंदन जाने के लिए सैम की उम्र काफी कम थी। ऊपर से उस समय सैम के तो बड़े भाई ऑलरेडी लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में सैम को मेडिसिन की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना उनकी क्षमता के बाहर है। अपने पिताजी से स्पष्ट ना सुनने के बाद सैम मानेकशॉ ने मन महसूस कर आगे की पढ़ाई के लिए अमृतसर के ही हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन इसी बीच एक नई दिशा ने सैम मानेकशॉ के दरवाजे पर फिर से दस्तक दी। 1931 में फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड की अध्यक्षता में बनी इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी ने भारत में भी मिलिट्री एकेडमी स्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन सामने रखी, जहां इंडियंस को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर सर्व करने के लिए ट्रेन किया जाना था। और इस तरह देश में लेजेंडरी इंडियन मिलिट्री एकेडमी को स्टैब्लिश करके उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा गए। अब पता नहीं ये सैम का पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर मिलिट्री ज्वाइन करने का सपना था या उनके द्वारा लंदन न भेजने के लिए बगावत। लेकिन इस बार अपने पिताजी के खिलाफ जाकर सैम मानेकशॉ ने आईएमए के लिए अप्लाई कर दिया और जब 1 अक्टूबर 1932 को रिजल्ट आया तो कुल 40 सिलेक्टेड कैडेट्स में से सैम, हरमुजी, फ्रामजी, जमशेदजी मानेकशॉ 6th रैंक पर थे। इसके बाद मानेकशॉ का मिलिट्री का वो सफर शुरू हुआ जो अपने आप में एक लेजेंडरी सफर था। अब जरा सोच कर देखिए, अगर सैम के पिता अपने प्लान के अकॉर्डिंग लाहौर पहुंच गए होते तो हो सकता है कि 1947 के विभाजन के बाद भी सैम भारत के बजाय पाकिस्तान के ही होकर रह जाते, या अगर सैम के पिता हरमुजी ने उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया होता तो वो शायद कभी मिलिट्री एकेडमी का रुख ही न करते। मगर इतने सारे मैटर ऑफ चांसेस की वजह से ही वो हुआ जो अपने आप में एक इतिहास है और भारत को सैम मानेकशॉ के रूप में एक ट्रू आर्मी मैन मिल गया। तो सैम मानेकशॉ ने भले ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी अपनी जिद पूरी करने के लिए ज्वाइन की हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जन्म ही एक आर्मी मैन बनने के लिए ही हुआ था। एक ऐसा आर्मी मैन जो निडर था, निर्भीक था और मौत की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन से लोहा लेने का जज्बा रखता था, जिसका परिचय उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1942 में दिया। असल में उस दौरान युद्ध के हालात और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को देखते हुए सैम मानेकशॉ को डबल प्रमोशन दिया गया। इस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के यंग कैप्टन के रूप में बर्मा में सितांग रिवर के किनारे जापानीज फोर्सेस से लोहा ले रहे थे, जहां दोनों दलों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। इसी बीच जापानीज सोल्जर्स द्वारा मशीन गन से फायर की हुई 9 गोलियां सैम मानेकशॉ के लंग्स, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन और किडनीज को छलनी करती हुई शरीर के पार हो गई। मगर ऐसी हालात में भी मानेकशॉ 36 घंटों तक युद्ध के मैदान पर यूं ही अनकॉन्शियस स्टेट में पड़े रहे। इसके बाद उनके एक सबऑर्डिनेट और सिख बटालियन के कलीग सिपाही शेर सिंह ने उन्हें अपने कंधे पर टांग कर पास के मेडिकल कैंप में पहुंचाया। सैम की हालत देखकर डॉक्टर ने उन्हें फिनिश्ड केस बता दिया, जहां उनका कहना था कि सैम मानेकशॉ के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स का मानना था कि लिमिटेड मेडिकल सप्लाई और डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए युद्ध मैदान से आते बाकी सोल्जर्स पर ध्यान दिया जाना ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि मानेकशॉ की बहादुरी की कहानी सुनकर उनके सुपीरियर और डिविजनल कमांडर ब्रिटिश मेजर जनरल डीटी कॉन भी मेडिकल कैंप में जा पहुंचे, जहां उन्होंने खून से लथपथ और मौत की कगार पर खड़े मानेकशॉ के सीने पर अपना मिलिट्री क्रॉस पिन कर दिया। असल में उस दौरान ब्रिटिश आर्मी में मिलने वाले मिलिट्री क्रॉस युद्ध के मैदान पर एग्जेम्पलरी रोल के लिए दिया जाता था, लेकिन इस क्रॉस को मरणोपरांत अवार्ड के तौर पर नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में मेजर जनरल डीटी कॉन भी मान चुके थे कि शायद मानेकशॉ अब बचेंगे नहीं और इसलिए वो जल्द से जल्द मानेकशॉ के जीते जी उन्हें मिलिट्री क्रॉस देना चाहते थे। मगर सिपाही शेर सिंह डॉक्टर से सैम बहादुर को ट्रीट करने के लिए मिन्नतें करते रहे और इसी बीच अचानक सैम को होश आ गया, जिसे देखकर कैंप में मौजूद सर्जन ने अचंभित होकर शेर सिंह से पूछा आखिर इसे क्या हुआ। लेकिन इसका जवाब मानेकशॉ ने खुद बड़े ही मजाकिया लहजे में दिया और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर मुझे एक गधे ने लात मारती है। जिसे सुनकर डॉक्टर भी हंसने लगे और बोला, जो आदमी ऐसी हालत में भी मजाक कर सकता है उसे तो बचाना ही पड़ेगा। दोस्तों जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तब भी पारसी समाज के सैम मानेकशॉ के पास ये मौका था कि वो चाहते तो पाकिस्तानी आर्मी में जा सकते थे, मगर यहाँ उन्होंने इंडियन आर्मी को ही चुना।
इसके बाद उन्हें गोरखा राइफल्स में तैनात कर दिया गया, जहां के सोल्जर्स ने आगे जाकर सैम मानेकशॉ के टंग ट्विस्टर जैसे नाम के बजाय उन्हें नाम दिया सैम बहादुर। वहीं विभाजन के साथ ही जब पाकिस्तान ने ट्राइबल रिबेलियंस की आड़ में कश्मीर घाटी पर हमला कर दिया, तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्वास पात्र माने जाने वाले मानेकशॉ ने एक की प्लानर की भूमिका निभाई। मगर मानेकशॉ केवल खुद निडर नहीं थे, बल्कि वो अपने कमांड में सबको निडर रहने के लिए उत्साहित करते थे। निडर अपने शत्रु से और निडर किसी भी परिस्थिति से। उदाहरण के लिए 1962 का इंडो-सिनो वॉर चल रहा था। भारत की सेना बैकफुट पे थी और चाइनीज एग्रेशन के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के नेगेटिव रवैये से भारतीय सेना का मोराल भी जमीन छूने को था। इसी बीच तेजी से बदलते घटनाक्रम के चलते कमांडिंग 4 कोर के जनरल ऑफिस लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजमोहन कौल को हटाकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोर्चा संभालने खुद जनरल मानेकशॉ को भेजा गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने डीमोरलाइज्ड ट्रूप्स के लिए जो पहला ऑर्डर पास किया था वो था देयर विल बी नो विथड्रॉल विदाउट रिटन ऑर्डर्स एंड दीज ऑर्डर्स शैल नेवर बी इशूड। यानी आपके बाद बिना किसी रिटन ऑर्डर के भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी और जब तक सैम यहाँ पर है ऐसा कोई ऑर्डर कभी इशू नहीं होगा। सैम अपने सोल्जर्स को ये भरोसा दिला पाते थे क्योंकि वो खुद करेज, डेकोरम और लिव बाय वर्ड्स का जीता जागता उदाहरण थे। यही कारण है कि जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर से ज्यादा पीओडब्ल्यूज की तरह भारत में थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर उनकी वेलबींग भी मानेकशॉ की ही जिम्मेदारी थी। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मानेकशॉ खुद पाकिस्तान के कैंप्स में जाकर अरेंजमेंट्स का जायजा लिया करते थे। वो अक्सर उनसे पूछते थे कि क्या कैंप में मॉस्किटो नेट सफिशिएंट है, क्या खाने की क्वालिटी अच्छी है। इसी कड़ी में एक बार वो इंस्पेक्शन करने वॉशरूम्स जहां पहुंचे, जहां एक पाकिस्तानी सोल्जर टॉयलेट क्लीन कर रहा था। इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में मानेकशॉ को वहां देखकर पाकिस्तानी सोल्जर हड़बड़ा के खड़ा हो गया और उन्हें सैल्यूट करने लगा। इसके जवाब में मानेकशॉ ने हैंडशेक के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया, मगर टॉयलेट धोकर उठे पाकिस्तानी जवान ने शर्मिंदा होते हुए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए। इसे देखकर मानेकशॉ ने पूछा, क्या बात है, मुझसे हाथ भी नहीं मिलाएगा। मानेकशॉ का ऐसा व्यवहार देखकर पाकिस्तानी सोल्जर बोला, सर अब मुझे समझ आ गया कि आप लोग इस जंग में क्यों जीते। हमारे वाले तो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। यही नहीं, मानेकशॉ हमेशा देश की सेना और अपने साथी जवानों के बारे में ही सोचते थे। उनके लिए अपनी सेना की परिस्थिति से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता था। उनकी इसी जज्बे की वजह से जब मानेकशॉ बांग्लादेश विक्ट्री के बाद नेपाल विजिट के लिए गए तो वहां के किंग महेंद्र ने उन्हें रॉयल नेपाल आर्मी के ऑनरी जनरल का टाइटल और स्वॉर्ड सम्मान सहित भेंट किया और यहीं से भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे की आर्मीज के चीफ को ऑनरी जनरल की उपाधि दिए जाने का चलन शुरू हुआ। इसी कड़ी में 1972 में मानेकशॉ को पद्म विभूषण भी दिया गया, जिसके बाद 1973 में उन्हें भारत का पहला फील्ड मार्शल नियुक्त किया गया। यहाँ तक कि एक समय में मानेकशॉ के लिए भारत रत्न की मांग भी काफी जोर शोर से उठी थी, मगर वो हो नहीं सका। ऐसे में हम देख सकते हैं कि मानेकशॉ इंडियन आर्मी में ध्रुव तारे के समान थे, जो हमेशा अपनी जगह अटल रहे। दोस्तों, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर नाम यूं ही नहीं मिला था। उन्हें बहादुर इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उनके सामने कोई भी क्यों न खड़ा हो, मानेकशॉ ने कभी भी किसी की जी हजूरी नहीं की, क्योंकि वो मानते थे कि उनकी जवाबदेही केवल देश के प्रति थी। ऐसे में उनका हर जवाब बेबाक हुआ करता था। सैम की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई इंसिडेंट्स उनके इसी अंदाज को बयान करते हैं। वो 1971 का साल था। ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था और इसी कोशिश में भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था। इसी कड़ी में अप्रैल 1971 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलवाई। असल में इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि भारत किस तरह जल्द से जल्द अपनी सेना को युद्ध के मैदान पर उतारकर पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलवाए और इसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए आर्मी चीफ मानेकशॉ को भी इस मीटिंग में शामिल होने का समन भेजा गया। आर्मी चीफ सैम के इस मीटिंग में पहुंचते ही इंदिरा ने उन पर एक सवाल दागा कि बांग्लादेश में बिगड़ते हुए हाल के चलते वहां से भारत में आने वाले रेफ्यूजीज की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या से लड़ने के लिए आर्मी चीफ सैम क्या कर रहे हैं। पीएम इंदिरा का यह सवाल सुनते ही मानेकशॉ ने भी गरज कर जवाब दिया कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहा हूं। उनका कहना था कि जब इंडियन पीएम इंदिरा गांधी ने रॉ और बीएसएफ की मदद से बांग्लादेश में पाकिस्तान के विरुद्ध बगावत के बीज बोए, तब उन्होंने ऐसा करने से पहले आर्मी चीफ मानेकशॉ से विचार विमर्श नहीं किया था। ऐसे में अब जब इंदिरा गांधी के गलत फैसले से जो रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ी हुई है, उसके लिए भी मानेकशॉ खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। मानेकशॉ के सीधे जवाब से इंदिरा गांधी ने तमतमाते हुए कहा कि वो चाहती हैं कि आर्मी पाकिस्तान पे हमला कर दे, क्योंकि सिर्फ ऐसा करके ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। इंदिरा गांधी से ऐसा सुनते ही मानेकशॉ ने एक बार फिर कहा कि यदि आप वॉर के लिए तैयार हैं तो वॉर होगी, लेकिन मैं इस वॉर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मानेकशॉ का ये जवाब सुनते ही इससे पहले कि इंदिरा कुछ बोल पाती, मानेकशॉ ने अपने इस जवाब के कारण को समझाना शुरू कर दिया। आर्मी चीफ मानेकशॉ का कहना था कि अप्रैल के महीने में पाकिस्तान पर हमला करना भारत के लिए एक भारी भूल साबित हो सकती है। उन्होंने कहा, दिस इज द एंड ऑफ अप्रैल, द हिमालयन पासेस आर ओपनिंग एंड देयर कैन बी एन अटैक फ्रॉम चाइना। मतलब इस समर्स के मौसम में नॉर्दर्न हिमालयाज के सभी पासेस और रोड्स पूरी तरह खुले होते हैं। ऐसे हो सकता है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो उसका फायदा उठाकर चाइना पीछे से भारत पर वार कर दे। यही नहीं, मानेकशॉ ने कैबिनेट मीटिंग में बैठे सभी को यह बात भी समझाई कि वो उस समय भारत के पीक हार्वेस्ट का सीजन होता है। ऐसे में जनरली उस सीजन में रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए देश भर में अनाज लाया और ले जाया जाता है, लेकिन यदि भारत ने समर्स में पाकिस्तान पर अटैक किया तो आर्मी को पूरी रेल लाइन और रोड ट्रांसपोर्ट, अपने इक्विपमेंट्स और सोल्जर्स को जल्द से जल्द बॉर्डर एरियाज में पहुंचाने के लिए ऑक्युपाई करने पड़ेंगे। ऐसे में देश भर में फूड क्रॉप की कमी की समस्या पैदा हो सकती है। सिमिलरली अप्रैल में शुरू हुआ युद्ध अगर जून और जुलाई तक खिंचा तो खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पैदा होने वाली हैवी मॉनसून और फ्लड की स्थिति इंडियन आर्मी और एयर सपोर्ट के लिए एक नई समस्या खड़ी कर सकती है। ऐसे में इस समय युद्ध के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। अभी सैम के जवाब को सुनकर कैबिनेट मीटिंग में बैठे सभी सदस्य अपना मन बना ही रहे थे कि सैम मानेकशॉ ने एक और बात जोड़ी।
सैम ने सदस्यों को बताया कि उनके आर्मर डिवीजन में 189 ऑपरेशनल टैंक्स होने चाहिए, लेकिन उनके पास 11 ही ऐसे टैंक्स हैं जो वॉर में काम में लाए जा सकते हैं। उनकी इसी बात को बीच में टोकते ही फाइनेंस मिनिस्टर ने पूछा कि आखिर आर्मी के पास 189 के बजाय केवल 11 ही ऑपरेशनल टैंक्स क्यों है? तो सैम मानेकशॉ ने एक बार फिर उनकी ओर देखते हुए कहा कि आपकी वजह से मैं बीते 1 से 1.5 साल से आपसे टैंक्स के लिए लगातार फंड्स मांग रहा, लेकिन आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री उसे अप्रूव ही नहीं कर पा रही। इसके बाद एक बार फिर सैम मानेकशॉ ने पीएम इंदिरा गांधी की तरफ रुख किया और पूछा क्या आप अब भी मुझे वॉर ऑर्डर्स देना चाहती हैं? उसके जवाब में पीएम इंदिरा गांधी ने अपने दांत भींचते हुए कैबिनेट मीटिंग को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही मिनिस्टर्स ने मीटिंग रूम से निकलना शुरू किया तो पीएम इंदिरा ने सैम को कमरे में ही रुकने का आदेश दिया। जिसके बाद कमरा खाली होते ही सैम ने पीएम से पूछा क्या मुझे फिजिकल या मेंटल हेल्थ के ग्राउंड्स पर अपना रेजिग्नेशन सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो इन कंडीशंस में पीएम के कहने पर अपनी सेना को युद्ध में झोंकने को तैयार नहीं है। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने उनका रेजिग्नेशन अस्वीकार कर दिया और मानेकशॉ से कहा कि मैं जानती हूं कि आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन आप भी जानते हैं कि मुझे इस वक्त क्या चाहिए। इंदिरा का ये जवाब सुनकर सैम ने मुस्कुराकर कहा कि मेरा काम है मेरे देश के लिए लड़ना और हर लड़ाई को अपने देश के लिए जीतना, और इसीलिए ये जरूरी है कि मैं आपको सच बताऊं, और मैंने वही किया, लेकिन मैं जानता हूं आपको क्या चाहिए और मैं आपको वो दूंगा। दोस्तों, अप्रैल में हुई मीटिंग के लगभग 7 महीने बाद एक बार फिर इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ मानेकशॉ के सामने अपना प्रश्न दोहराया कि क्या वो युद्ध के लिए तैयार है, और इस बार मानेकशॉ ने मुस्कुरा कर कहा आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। इसके बाद अपने कर्तव्य और बात पर हमेशा खरे उतरने वाले मानेकशॉ ने सही समय पर देश के साथ साथ पीएम इंदिरा को भी वो दिया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके उसे 2 अलग-अलग भागों में बांट दिया, लेकिन पाकिस्तान का इस तरह 2 हिस्सों में बंट जाने को लेकर भी मानेकशॉ से जुड़ा अपना एक अलग किस्सा है। असल में 1971 वॉर के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान और सैम मानेकशॉ 1947 के पहले ब्रिटिश आर्मी में एक साथ थे और काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो याह्या खान पाकिस्तान फौज में चले गए, वहीं मानेकशॉ भारत में रहे। उस समय मानेकशॉ के पास एक यूएस मेड मोटरसाइकिल हुआ करती थी, लेकिन 1947 में याह्या खान ने जाते जाते मानेकशॉ से यह अमेरिकी मोटरसाइकिल 1000 रुपए में खरीद ली, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। समय बीतता गया, मानेकशॉ भारत में आर्मी चीफ बने तो पाकिस्तान में याह्या खान ने सरकार का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बन गए। जब 1971 की जंग में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया तब मानेकशॉ ने मजाकिया अंदाज में ठाका लगाते हुए कहा कि आज जाके याह्या खान ने मेरी मोटरसाइकिल का दाम चुकाया है, वो भी अपना आधा मुल्क देकर। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर मानेकशॉ ये बात खुद बताते हैं कि उन्हें पीएम इंदिरा गांधी को मैडम कहकर संबोधित करना अच्छा नहीं लगता था। वो अधिकतर उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहकर ही बुलाते थे, बल्कि क्योंकि इंदिरा गांधी के पति फिरोज जहांगीर गांधी पारसी थे, इसलिए मानेकशॉ भी उन्हें कभी कभी अपनी पारसी कनेक्शन की वजह से आत्मीयता से स्वीटी बुलाते थे। दूसरी ओर ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी खास तौर पर अपनी लीडरशिप, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल को लेकर हमेशा सतर्क रहा करती थी। ऐसे में इस बीच एक बार फिर अफवाह फैली कि मानेकशॉ आर्मी की मदद से सरकार का तख्ता पलट करने की फिराक में है। इस अफवाह से इंदिरा गांधी भी कुछ सहम सी गईं और उन्होंने खुद मानेकशॉ को मीटिंग पर बुलाया और इस बारे में सवाल किए। पीएम के ऐसे सवालों के जवाब में आर्मी चीफ ने कड़क अंदाज में कहा मेरी और आपकी दोनों की नाक बड़ी लंबी है, मगर मैं दूसरों के काम में नाक नहीं अड़ाता, इसलिए आप भी मेरे काम में नाक न डालें। राजनीति करना और देश चलाना आपका काम है, वो आप करिए। सेना का नेतृत्व करना मेरा काम है, वो मैं करूंगा। जाहिर है कि मानेकशॉ केवल अपने कर्तव्य के प्रति वचनबद्ध थे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि पीएम या मिनिस्टर की कुर्सी पर कौन बैठा है, वो केवल अपने देश और अपनी सेना के बारे में सोचते थे। मगर कुछ अनकही कहानियां ये भी कहती हैं कि सैम की इसी बेबाक छवि ने उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचाया। आफ्टर ऑल एक कहावत है ना कि आंधी में जो पेड़ झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। ऐसे में सैम के जीवन के आखिरी पड़ाव में ऐसी कई आंधियां आई जिन्होंने उन्हें तोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों, भारतीय सेना में फील्ड मार्शल एक सेरेमोनियल पोस्ट मानी जाती है। यही कारण है कि अब तक भारतीय सेना के इतिहास में सैम मानेकशॉ के अलावा केवल केएम करियप्पा ही हैं जो उस पोस्ट पर रहे हैं। वहीं फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर नहीं होता, बल्कि फील्ड मार्शल अपनी यूनिफॉर्म, फुल सैलरी और ऑफिशियल रैंक पर अपनी डेथ तक बने रहते हैं। यहाँ तक कि फील्ड मार्शल को अपनी यूनिफॉर्म में एक सेरेमोनियल बैटन भी मिलता है। 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की रैंक तो अवार्ड की गई, मगर इसके साथ ही मिलने वाली बाकी सुविधाएं जैसे ऑफिशियल कार्स, रेसिडेंस, स्टाफ और ऑफिस इंडियन गवर्नमेंट द्वारा उन्हें कभी प्रोवाइड नहीं किए गए। यहाँ तक फील्ड मार्शल की सैलरी की बजाय मर्तेदम तक उन्हें आर्मी के जनरल की ऑफिशियल पेंशन ही दी जाती रही। सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स के साथ साथ बहुत से वेल एक्नॉलेज्ड इंडिविजुअल्स इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि सैम मानेकशॉ के साथ ये व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि मानेकशॉ जब तक जिए उन्होंने इस बात पर कभी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। हालांकि न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 में प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने फाइनली अपने इनिशिएटिव पर मानेकशॉ को 1.3 करोड़ के चेक के रूप में बीते 30 सालों का अरियर पे किया था। लेकिन बैंक द्वारा इस चेक के ऑनर होने से पहले ही अपने जीवन के 94 बसंत देख चुके सैम मानेकशॉ 27 जून 2008 को निमोनिया से लड़ते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। कहा जाता है कि सैम मानेकशॉ के आखिरी शब्द भी आई एम ओके ही थे, जो बताता है कि आंधियां चाह कर भी सैम मानेकशॉ के जज्बे को तोड़